हाय स्मार्ट पीपल, स्वागत है आपका हमारी आज के इस वीडियो में। और हमारी आज की इस मुलाकात में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार हमने चैप्टर लिया है, दैट इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का एक छोटा सा टॉपिक जो कि है हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल। नाउ ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टॉपिक को दिया था एंड इन्होंने क्या स्टेट किया अपने प्रिंसिपल में। इन्होंने कहा कि इन अ रैंडमली मीटिंग पॉपुलेशन द जीन पूल रिमेन कॉन्स्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इफ़ नो एवोल्यूशन अकर। मतलब क्या है कि मान लो अगर कोई एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में अगर वहाँ कोई एवोल्यूशनरी चेंज नहीं हो रहा है, जैसे वहाँ पे जीन माइग्रेशन नहीं हो रहा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, म्यूटेशंस नहीं हो रही हैं, सो इन सच कंडीशन वहाँ की जो जीन पूल है वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब ये सब टर्म्स क्या होती हैं, जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि भाई क्या है ये हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल, तो ये आपका टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर दैट इज़ एवोल्यूशन, है ना, और जिसको आपने होपफुली कुछ पार्ट आपने इसका पढ़ लिया होगा। एंड एज ऑफ नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्रिंसिपल। तो कुछ बेसिक डिटेल लिखते हैं। जैसे हार्डी और वेन्सबर्ग की बात की जाए तो हार्डी जो थे ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, राइट, और वेन्सबर्ग जो हैं ये जर्मनी फिजिशियन है, जर्मनी फिजिशियन, राइट। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक समय में दोनों ने मिलके क्या किया, एक प्रिंसिपल लॉन्च किया एंड उसमें उन्होंने बताया वही बेसिक सी बातें जो हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे ये सारी बातें जो थी वो काफ़ी नई थी, राइट। तो क्या कहेंगे यहाँ से, पहले हम इस पूरे प्रिंसिपल पे जंप करने से पहले आई वांट यू कि आप ना एक दो बातें ना समझ लो। एक बार आपको वो दो तीन टर्म्स आ जाएंगे ना, इट्स लाइक जस्ट अ वोकेबलरी, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए हमारी डिश बनाने के लिए। और हमारी डिश क्या है, हमारी डिश है हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल। तो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करने वाले हैं हमारे इस पूरे प्रिंसिपल के अंदर, और फिर हम इसकी मेन डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझो पॉपुलेशन क्या होता है। सो यू ऑल नो पॉपुलेशन क्या होता है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, लिविंग इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया एंड दे कैन इंटरब्रीड ऑल्सो, है ना। तो वी कैन से कि मान लो अगर ये एक पॉपुलेशन है तो इस पॉपुलेशन में कुछ लोग रहते होंगे, तो पहली चीज़ तो है वो सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार जैसे हाथी की पॉपुलेशन है तो कुछ हाथी जो है वो इंडिया में है और कुछ हाथी अफ्रीका में है, तो वहाँ पे अफ्रीका की अलग पॉपुलेशन बन जाएगी हाथियों की और इंडिया की अलग हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन आप उसे कहते हो जो एक जियोग्राफिकल एरिया में बाउंड हो रखी है। तो इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग हैं ऐसे आप पॉपुलेशन कह दोगे, है ना। दे ऑल आर शेयरिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया। इसके अलावा ये इंटरब्रीड भी कर पाएँ, मतलब ये आपस में मिल के मैटिंग करके एक नई ऑफस्प्रिंग बनाएं जो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि जैसे आपको पता है कि हॉर्स और डोंकी मिलके म्यूल बनाते हैं, लेकिन म्यूल फर्टाइल नहीं है, वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो आपको पता है कि जो डोंकी और हॉर्स है वो सेम स्पीशीज़ भी नहीं है, राइट। तो इसमें पॉपुलेशन में स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है सर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो वी कैन से कि ये होता है पॉपुलेशन का मतलब, जो मतलब आप समझ चुके हो कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट, अलील्स का मतलब क्या होता है, तो ये एक ऐसी टर्म है जो हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, जीन्स अलील्स, राइट। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, एक लड़की है, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी शर्मा के। आगे वापस आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो लड़की है ना, इसके बहुत ब्यूटीफुल हेयर्स हैं, कर्ली हेयर्स, ठीक है। अब भाई एक जीन होगा इसकी बॉडी में जो इसके हेयर के टाइप को कंट्रोल कर रहा होगा, है ना, एक जीन रहा होगा। तो जीन क्या होता है, जीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर को, और यहाँ पे वो कैरेक्टर हम कौन सा ले रहे हैं, हेयर टाइप, कि हेयर कर्ली है या फिर स्ट्रेट है, ठीक है। तो एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, उस जीन की ना दो फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि भाई होने को अगर देखा जाए, अरे कहाँ हो, हाँ, अगर देखा जाए तो भाई इसके जो हेयर्स हैं वो दो तरह के हो सकते थे, या तो स्ट्रेट होते या कर्ली होते। तो दो फॉर्म्स है ना, तो जीन्स की जो दो फॉर्म होती है ना, जैसे मान लो हेयर को कंट्रोल करने वाला एच जीन है, लेकिन ये एच क्या है, एक कैपिटल एच होगा, एक स्मॉल एच होगा। स्मॉल एच हो सकता है कि स्ट्रेट हेयर्स लेके आता और कैपिटल एच जो है वो कर्ली हेयर्स लेके आया है। तो यहाँ पे कैसे हेयर्स आए इसके, कर्ली हेयर्स, तो मतलब ये वाला प्रेजेंट होगा, तभी तो ये डोमिनेट किया है ना। तो भाई किसी भी एक पर्टिकुलर जीन जो कि कैरेक्टर कंट्रोल करता है, उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, और उन दोनों फॉर्म्स को आप कहते हो अलील्स, इन्हें आप कहते हो अलील। जैसे एक और एग्जांपल समझो, है ना,
यू गेस इट, क्या आपने कभी अपने आसपास या आपका कोई भी ऐसा दोस्त या किसी को देखा है जिसकी ग्रीन कलर की आइज़ हो, आइरिस? नहीं देखा होगा ना, बहुत रेयर है, जैसे ऐश्वर्या राय की है, राइट? अच्छा ठीक है, उसको हटा दो, है ना। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास कैसी आई कलर मिलता है, या तो ब्राउन या फिर ब्लैक। तो आई कलर क्या है? आई कलर क्या है? एक जीन है, एक करेक्टर है, जिस करेक्टर को किसने कंट्रोल किया होगा? एक जीन ने। तो मान लो कोई जीन नंबर 1 है जो इस करेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन इस जीन की भी 2 फॉर्म्स रही होंगी, एक जो ब्लू कलर की आई दे रहा होगा, एक जो ब्लैक कलर की आई दे रहा होगा, एक जो ब्राउन कलर की आई दे रहा होगा। तो ये जो 2 फॉर्म्स है ना, अगर ये आया तो ब्लैक कलर की आई, ये आया तो ब्लू कलर की आई, एंड दीज आर कॉल्ड एज अलील्स। अभी आया समझ में अलील्स क्या होते हैं? दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग या फिर कैन से ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन जो होती है उसे आप कहते हो क्या? अलील्स। ठीक है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, ये कर्ली ये स्ट्रेट लेके आ रहा है तो ऑपोजिट काम कर रहा है, और ये एक जीन के 2 फॉर्म्स होती हैं, इसे आप कहते हो अलील्स। अरे आपने मेंडल में भी तो पढ़ा है ना, वो एग्जांपल कैसे बोल सकते हैं हम? जैसे आपको पता है कि टॉल या हाइट जो है वो एक करेक्टर है, इस हाइट में क्या हो सकता है? 3 पॉसिबिलिटीज़ है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। भाई मतलब आपको पता है कि 2 फॉर्म्स होंगी, एक जीन होगा जो इस हाइट को कंट्रोल करेगा, उसकी 2 फॉर्म्स रही होंगी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो गए? अलील्स हो गए, ये अलील्स हो गए, ठीक है। और ये अलील्स कैसे कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं? या तो दोनों कैपिटल टी आ जाए, या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाए, या स्मॉल टी आ जाए। ये 3 ही तो पॉसिबिलिटीज़ है ना, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है इनकी कॉम्बिनेशन की? नहीं। तो ये जो अगर ये आएगा तो टोटल टॉल हाइट होगी, ये आएगा तो भी टॉल होगी, बिकॉज डोमिनेटिंग यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और ये डॉफ हाइट हो जाएगी। तो मतलब समझाने का ये था कि यार ये 3 फॉर्म्स बन सकती हैं, और ये जो है ना ये आपका जीन है, लेकिन इस जीन के अंदर ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है ये क्या है? ये अलील है, ठीक है। अलील्स आर द ऑल्टरनेट या कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स। अब आपको ये समझ में आ चुका है अलील क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, ये भी आ गया आपको। तीसरा टर्म है आपके पास जीन पूल क्या होता है। नाउ दिस इज़ ईजी, कि जैसे मान लो अगर मेरे पास एक पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन के अंदर मैंने कहा कि यार मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये वाला जीन है, मैंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये वाला जीन है, स्मॉल ए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये वाला जीन है, कैपिटल ए स्मॉल ए। मैंने कहा कि मुझे इस पॉपुलेशन के ना जीन पूल निकाल के दिखाओ। निकाल सकते हो क्या? तो जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन पूल। कैसे निकालोगे? मैंने कहा बताओ ए कितने हैं, कैपिटल ए। मैंने कहा बताओ स्मॉल ए कितने हैं, बता सकते हो? आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैसे हैं? कैपिटल ए, काउंट कर लेना, ठीक है। तो 7 आर कैपिटल ए। स्मॉल ए कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 स्मॉल ए हैं। तो टोटल इसकी जीन फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? तो टोटल अगर आप निकालोगे दैट इज कैपिटल ए और स्मॉल ए कितना आ जाएगा आपके पास? 12। तो 12 इज द जीन पूल। तो इसका जीन पूल कितना हो गया? 12 हो गया, क्योंकि इसमें 12 अलील्स प्रेजेंट हैं। तो वी कैन से अलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन पूल। आया समझ में? तो ये 3 टर्म्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो नाउ वी कैन स्टार्ट द हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या कहते हैं हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल? ये बोलते हैं कि इन अ रैंडमली मैटिंग पॉपुलेशन जीन फ्रीक्वेंसी या जीन पूल जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये आप साथ में पढ़ते हुए चलना, डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। only if no evolutionary change occur. Now this is very much important. ये सब कब होगा? जब कोई evolutionary change ना हो रहा हो, है ना। जब कोई evolutionary change नहीं होगा तब तक उस पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो उसका जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने वाली है। क्या ये बात हम जानते नहीं है? बिल्कुल जानते हैं। आपको पता है यार कि मान लो अगर एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर आपके पास ये क्या है, कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, और इनकी मैंने आपको जीन फ्रीक्वेंसी बना के दिखाई थी अभी, वही सेम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये होगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए,
कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। ये आपके पास क्या है, यहाँ की जीन फ्रिक्वेंसी है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर एरिया में ना तो जीन माइग्रेशन हो रहा है, ना यहाँ से कोई निकल के जा रहा है, ना कोई निकल के आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, ना इसमें म्यूटेशन हो रही है, ना कोई नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा, तो क्या आपको लगता है कि आज से 100 साल बाद भी, वैसे क्या होता है 100 साल 500 1000 साल में इवोल्यूशन हो जाता है ना, तो मैंने कहा यहाँ से आज से 1000 साल बाद, 1000 साल बाद मुझे ये बताओ क्या इस पर्टिकुलर एरिया की जो जीन फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी नॉर्मल कंडीशंस में। तो आपको सर एवोल्यूशन अगर हो गया होगा तो जीन फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाएगा ना, लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि अगर को कोई भी एवोल्यूशनरी चेंज नहीं हुआ ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। यहाँ पे सेम इंडिविजुअल ही रहने वाले हैं, मतलब इंडिविजुअल का जो जीन पूल है वो सेम रहेगा। तो ये बात तो हम जानते हैं कि अगर एवोल्यूशन नहीं हुआ तो सेम रहेगा, एवोल्यूशन हो गया तो चेंज हो जाएगा। अब पढ़ो स्टेटमेंट, एक बार पढ़ो, पॉज द वीडियो और पढ़ो स्टेटमेंट। कह रहा है इन अ रैंडमली मीटिंग पॉपुलेशन, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, रैंडमली मीटिंग। ये नहीं कि आप हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हो कि इसको पकड़ के आप मीटिंग करवा रहे हो, वो खुद से मीट करेंगे, आप नहीं करवाओगे। जीन पूल या फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो फ्रीक्वेंसी थी कितनी आई थी इसकी जीन फ्रीक्वेंसी, 12 आई थी, तो ये कांस्टेंट रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लेकिन कब, जब कोई भी एवोल्यूशनरी चेंज नहीं हो रहा हो। अगर एवोल्यूशनरी चेंज हो गया तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहने वाली, तो फिर ये चेंज हो जाएगी, ये बात हम जानते हैं, है ना। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एवोल्यूशन कॉज कर सकती हैं, व्हाट कैन कॉज एवोल्यूशन, बताओ व्हाट कैन कॉज एवोल्यूशन, तो ये भी आपको पता है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे पास जो एवोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, वो क्या है, वो क्या है, तो आप कहोगे जैसे कि पहला म्यूटेशन, म्यूटेशन जो है एवोल्यूशन कॉज कर सकती है, राइट। आपको पता है कोविड है ना, एक बुरा सपना हमारे लिए। तो कोविड जो है आप जानते हैं कि वायरस में कितनी बार म्यूटेशंस होती रहती हैं, राइट, कांस्टेंट म्यूटेशंस होती हैं, तो इट कैन आल्सो लीड टू एन एवोल्यूशन। सेकंड, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड्स टू एवोल्यूशन। डार्विन भैया ने ये तो सिखाया है हमें, डार्विन साहब ने ये तो कहा था कि यार एवोल्यूशन जो है उसका मतलब लाइक नेचुरल सिलेक्शन होगा तो एवोल्यूशन हो जाएगा आगे जाके, है ना। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मान लो ये एक आपके पास क्या है, लीफ है, इस लीफ पे कुछ क्या रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, है ना। बर्ड्स नहीं, छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं, कुछ इंसेक्ट रहते हैं, और मान लो उन इंसेक्ट्स में से 4 इंसेक्ट कैसे हैं या 6 इंसेक्ट कैसे हैं, ग्रीन कलर के हैं, और 2 कैसे हैं, वाइट कलर के। तो बताओ कौन से वाले इंसेक्ट के मरने के ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब कोई खा जाएगा इनको तो इनको ज़्यादा ईजिली खा पाएगा ना, तो इनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और बाकी सबके बचने के कम है ना। ये तो है नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट है, जो अपने एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर पा रहा है वो सर्वाइव करेगा, बाकी मर जाएंगे, है ना। तो ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एवोल्यूशन हो सकता है, ये बात हम जानते हैं। ओके सर, तीसरा, अब ना ये तो आपको पता थे, 2 और हैं जो आपको शायद ना पता हो, जैसे तीसरा जीन माइग्रेशन। अगर जीन माइग्रेशन हो गया ना देन अगेन क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जीन माइग्रेशन का मतलब क्या है कि मान लो इसी पूरी पॉपुलेशन में कुछ लोग अंदर आ जाते हैं, मान लो कैपिटल ए वाले लोग अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पे फिर एवोल्यूशन हो जाता, क्योंकि जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी ना। कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, है ना, तो मान लो यहाँ से ये कैपिटल ए स्मॉल ए वाला बाहर चला गया, तो यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, क्योंकि एक ही है बस, वो चला गया तो कोई नहीं बचा, तो देन अगेन एवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो समझे जीन माइग्रेशन क्या होता है, एडिशन, वी कैन से इमिग्रेशन या फिर एमिग्रेशन, एमिग्रेशन या इमिग्रेशन। अगर ये होगा तो फिर जीन माइग्रेशन हो जाएगा और उससे क्या होगा, एवोल्यूशन हो जो कॉज हो जाएगा। चौथा क्या हो सकता है, चौथा हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया तो अगेन क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन कॉज हो जाएगा। क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट ना 2 तरीके से होता है। एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, एक होता है फाउंडर्स इफेक्ट, फाउंडर्स इफेक्ट। ये क्या होते हैं, देखो पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कोई कैटेस्ट्रॉफिक रीजन हो गया, है ना, मतलब कोई प्रलय आ गई, कोई तबाही हो गई, है ना, वोल्केनो इरप्शन हो गया, कुछ भी कैटेस्ट्रॉफिक एक्शन हो गया, तो उस वजह से जो उस पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं ना, उसे आप कहते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट।
जैसे मान लो किसी एक टापू पे, ये एक टापू है, इसके आसपास पूरा पानी 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 है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ रैट रहते थे, चूहे, है ना। मान लो इनमें से यहाँ से पानी आया टापू पे, यहाँ से 2 चूहों को ले गया, तो एक कैटेस्ट्रॉफिक रीजन है, फ्लड आई, उस वजह से कुछ लोग मर गए। तो ये क्या है, ये आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जांपल है, जिसकी वजह से यहाँ का जीन पूल चेंज हो गया। जीन पूल चेंज होने का मतलब क्या है, एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब ये होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। तो वी कैन से चेंज इन जीन पूल, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स। कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स की वजह से अगर जीन पूल चेंज हो रहा है तो उसे आप कहते हो क्या, उसे आप कहते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये 2 तरह का है, बोटलनेक इफेक्ट या फिर आपका फाउंडर्स इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट का मतलब क्या है कि मान लो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से कुछ लोग पानी की वजह से या किसी वजह से मर गए, जो मैंने आपको अभी समझाया वो क्या था, बोटलनेक इफेक्ट। जैसे एक बॉटल में आपने 5-6 तरह के मार्बल्स भर दिए, है ना, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, रेड कलर के, एक बॉटल में आपने भर दिए। अब उस बॉटल को ऐसे गिरा दो, तो बॉटल को अगर आप गिराओगे तो उसमें से 5-6 मार्बल्स निकल के बाहर भाग जाएंगे ना, या बाहर गिर जाएंगे या गायब हो जाएंगे, है ना। सो दैट इज़ अ कंडीशन कॉल्ड एज बोटलनेक इफेक्ट कि यार किसी कैटेस्ट्रॉफिक, बॉटल का गिरना कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट था, उस वजह से कुछ लोग वहाँ से कम हो गए, उस पॉपुलेशन में से, बॉटल में से जो मार्बल्स थे वो पॉपुलेशन थी, उनमें से कुछ लोग कम हो जाएंगे, इसे कहते हैं बोटलनेक इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है कि मान लो कुछ लोग खुद ही निकल के चल दिए, उन्होंने बोला कि भैया हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है। जैसे आपको होता है ना कि तुम्हारा कोई दोस्त है ना, और तुमने चिप्स का पैकेट खोला एंड यू आर जस्ट ईटिंग वन नोट, 1-2 चिप्स तुमने खाए, वो आ गया, उसने हाथ डाल के सारा का सारा चिप्स निकाल दिया। तुम कहोगे यार तू ही खा ले, एक काम कर, मुझे खाना ही नहीं है अब। तो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है इसलिए तुम नहीं खा रहे, क्योंकि वो भूखा है, तो उसके होने से तुम्हें परेशानी नहीं है, मतलब वो तुम्हें कुछ परेशान नहीं कर रहा, लेकिन उसके होने से तुम्हें परेशानी हो रही है अब, क्योंकि तुम्हें पता है कि नेक्स्ट टाइम भी जब मैं कुछ लेके आऊँगा तो खा जाएगा सारा का सारा। तो इट इज़ कॉल्ड एज फाउंडर्स इफेक्ट। तो तुम वहाँ से निकल दोगे, तुम खुद ही चल पड़ोगे, यार मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ। तो ऐसी मान लो इस पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे थे जो, मतलब जैसे ये था, ये बहुत सीधा था और ये सब बाकी बदमाश है, तो ये खुद निकल लेगा यहाँ से, कहेगा कि मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तुम सब रह लो आराम से अपना, ठीक है। तो अगेन जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है ना, किसी भी कारण से हो तो रही है ना, तो इट इज़ अगेन जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाकी इनके बारे में आप और डिटेल में पढ़ोगे एवोल्यूशन वाले कुछ टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। चलिए, ये आया समझ में। तो भाई ये कारण है जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सब कुछ अगर होगा तो हो जाएगा एवोल्यूशन, और फिर ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल रहे तो इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज नो म्यूटेशन, देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन, देयर इज नो जीन माइग्रेशन, देयर इज नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। डन है, आया समझ में। तो हमने यहाँ पे हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल का प्रॉपर थ्योरी वाला पार्ट समझ लिया है। अब इसका मतलब थोड़ा सा ना लाइक मैथमेटिक्स का वाला पार्ट समझ लेते हैं, बिकॉज ये साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने थोड़ी बहुत ना मैथमेटिक्स भी दी है हमें। इन्होंने कहा कि देखो मैं आपको पहले थोड़ा सा ना मेंडल के बारे में बता रहा हूँ। मेंडल ने अपनी बात क्या कही थी, आपको बताया कि उन्होंने कैपिटल टी लिया था, स्मॉल टी क्रॉस करवाया, गैमीट्स बनाए, इनसे बनाई पहली प्रोजेनी F1 की सेल्फिंग करवा दी, क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आप जानते होंगे, ठीक है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो वी कैन से दिस इज़ व्हाट द 4 प्रोजेनी वी गॉट, है ना। इससे हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल टी, 2 आ गए स्मॉल टी और एक आ गया, सॉरी 2 आ गए कैपिटल टी स्मॉल टी और एक आ गया स्मॉल टी। रेशो क्या आया 1:2:1, ये रेशो आ गया, है ना, ये रेशो आ गया, ठीक है। अब क्या इस कैपिटल टी को, अच्छा ये इन्होंने कहा, ये किसने कहा, ये कहा मेंडल ने कही ये वाली बात। ये बोलते हैं कि यार जो आप जीन को या अलील को आप कैपिटल टी और टी से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, मैं उसको पी और क्यू से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इन्होंने बस एक अल्फ़ाबेट चेंज कर दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे हिसाब से ना पी वो है डिनोट करेगा क्या, डोमिनेंट अलील को। तो इट टेल्स यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। और बताओ डोमिनेंट अलील क्या होता है, हाँ डोमिनेंट अलील क्या होता है, कैपिटल टी या स्मॉल टी या दोनों। कैपिटल टी इज़ द डोमिनेंट अलील, दोनों मिलके तो क्या बन जाएगा, जीन बन जाएगा। हम जीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अलील की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल टी इज़ द अलील, ठीक है। तो पी क्या होता है, पी होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट
अलील। क्यू उन्होंने कहा, क्यू को मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, रिसेसिव अलील, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्यू था या स्मॉल टी जो था, उन्होंने स्मॉल टी को रिप्रेजेंट किया क्यू से, ठीक है। यहाँ पे लिख दो अलग से मैं, इन्होंने पी को कंपेयर किया कैपिटल टी से और स्मॉल क्यू को कंपेयर किया स्मॉल टी से, ठीक है। अब इसको बताओ, तो उन्होंने कह दिया कि भाई एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर जो जितने भी इंडिविजुअल्स हो, लाइक कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, लेकिन इस पूरे का जो सम आएगा वो तो 1 आएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि आपने हेड एंड टॉस उछाला, तो हेड एंड टॉस करने के बाद मैंने कहा कि टॉस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तुमने कहा 50%, बट अल्टीमेटली टोटल करो, या तो हेड या तो टेल, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, क्योंकि ऐसा तो ना कि वो सिक्का बीच में खड़ा हो जाएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो इस पूरे की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अगर आप मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं तो आप कहोगे 100%। ऐसा तो नहीं है ना कि बीच में से गायब हो जाएंगे, रहेंगे तो यहीं पे ना, भले वो चेंज होते रहे आपस में, ठीक है, इंटरब्रीड करके आपस में कुछ चेंजेस करते रहे, लेकिन है तो सेम ही। तो 100% फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज है, या फ्रीक्वेंसी आप 1 कह सकते हो, इसकी टोटल 1 है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो इंडिविजुअल, अब ये क्या थे कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, इन्होंने पी क्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसे कह सकता हूँ, क्या मेरा ये कहना सही है कि P प्लस में Q जो होगा वो बराबर होगा 1 के? बिल्कुल सही है, बिकॉज P और Q क्या है, अलील्स हैं, और एक पॉपुलेशन में जो अलील्स होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी तो 1 ही होती है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। इन्होंने कहा कि बोथ साइड स्क्वायर कर दो, कोई फर्क पड़ा क्या इक्वेशन पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq, है ना, पी स्क्वायर प्लस में 2pq प्लस में क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आ गई इनकी दूसरी इक्वेशन। इन्होंने कहा कि इसमें ये पी स्क्वायर क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिकॉज यही आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। पी स्क्वायर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, बिकॉज पी रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट को, डोमिनेंट अलील। 2pq क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस अलील। क्या डोमिनेंट या रिसेसिव लिखूं, भाई हेट्रोजाइगस है pq तो मतलब ही नहीं बनता, है ना, डोमिनेंट कहूँ या रिसेसिव दोनों ही आ जाएंगे इसके अंदर। और लास्ट है क्यू स्क्वायर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, बिकॉज सेम है ना भाई, क्यू क्या होता है, दोनों सेम है तो होमोजाइगस, अगर कैप पी और क्यू होता तो हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो इट इज़ होमोजाइगस, रिसेसिव के डोमिनेंट क्यू है तो रिसेसिव होगा, रिसेसिव अलील, ठीक है सर। ये तो उन्होंने बता दिया, ये कैसे आया मुझे समझ में नहीं आया, तो कैसे आया, ये आया मेंडल वाली तरफ से। आपको पता ना कैपिटल टी, तो इसको मैं टी स्क्वायर लिख दूँ, इस टू 2tp, इसको मैं ऐसे 2tt लिख दूँ, और इसको टी स्क्वायर लिख दूँ, और इन्होंने टी को रिप्लेस कर दिया पी से। तो ये सेम ही बात नहीं आई है, ये बात उन्होंने हार्डी-वेंसबर्ग ने कहा और ये बात मेंडल ने कही थी, तो गलत नहीं है ये, क्योंकि देखो मेंडल ने भी तो ये सब कुछ प्रूफ कर ही दिया ना, इन्होंने थ्योरी में प्रूफ कर दिया इस बात को, तो उन्होंने ये वाली बात कह दी। अब आपको ध्यान के रखना है क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान इतना रखना है कि यार अगर कोई सवाल में पूछा गया है कि फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, तो डोमिनेंट का मतलब पी निकालना है आपको, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील तो क्यू निकालना है, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट अलील, तो होमोजाइगस का मतलब क्या है, आपको निकालनी है पी स्क्वायर, हेट्रोजाइगस 2pq निकालना पड़ेगा, pq नहीं 2pq, और होमोजाइगस रिसेसिव तो क्यू स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये टर्म्स याद कर लो ध्यान से, ये और ये, दैट्स इट। और ये दो इक्वेशंस आपको ध्यान रखने हैं, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, आपके न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से बन जाएंगे। डन है, कोई डाउट इसमें, कोई परेशानी? और एक बात मेरी एज अ टिप ध्यान रखना कि यार जब हम आपसे पी और क्यू बोलेगा ना निकालने के लिए, तो मतलब वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करेगा, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बोलने के लिए बोलेगा तो ये पूरी पॉपुलेशन की बात करेगा। ये बस एक टिप है, कहीं लिखा नहीं हुआ है ऐसा, है ना, बस ये क्वेश्चन सॉल्व करके जो एक्सपीरियंस आता है ना, ये उसकी बात है कि जनरली जब वो एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है तो वो पी और क्यू निकलवाना चाहता है आपसे क्वेश्चन,
अगर को वो पूरे पॉपुलेशन की बात कर रहा है कि मान लो 2000 लोग हैं, बताओ उन 2000 लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जो कि होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, तो आपसे क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ हमने पूरा हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगी, है ना, जो कि होगी न्यूमेरिकल्स की वीडियो। तो इस टॉपिक के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में, वो सारे न्यूमेरिकल्स मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। उस वीडियो को जाके देखो, सारे न्यूमेरिकल्स लगाओ और इस टॉपिक में महारत हासिल करो, ठीक है। चलो, है ना, तो लेट्स एंड दिस सेशन टिल हियर ओनली। एंड हमने यहाँ पे ये हार्डी-वेंसबर्ग प्रिंसिपल जो है प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर आपसे मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स जो है आपको आने वाली वीडियो में मिल ही जाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिल जाएगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी लगा लीजिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर।